Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is row and column operation. First of all, we will discuss what is row and column operation and why we use these operation. कि हम देखेंगे कि हमारे पास रो और कॉलम ऑपरेशन क्या होता है, हम इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं और अगर इनको इस्तेमाल करते हैं तो इनके नए नाम क्या हैं। हमारे पास जस्ट ये इनको रो और कॉलम या जगह इस्तेमाल नहीं करते, इन्हीं ऑपरेशन को यूज़ करके हमारे पास और बहुत सारे ऑपरेशन आ जाते हैं। तो बेसिकली हमारे पास रो और कॉलम ऑपरेशन होता क्या है। अगर तो हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स दी गई है, मैट्रिक्स हमारे पास अब मैट्रिक्स की फॉर्म में भी दी जा सकती है और इक्वेशन की फॉर्म में भी दी जा सकती है, जहाँ से हमने खुद उसको मैट्रिक्स में लिखना हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है, ये 3/3 की, हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है 3/3 की। अगर कहा जाता है जी इस पर रो ऑपरेशन लगाएं, उसको सॉल्व करें, तो रो ऑपरेशन लगाने का मतलब ये होता है कि हमने इसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ लेके जाना है, लेकिन किस तरह कि हमारे पास डायगोनल जो होता है, मेन डायगोनल्स के नीचे जितने भी डिजिट्स हो हमने उनको ज़ीरो बनाना होता है। लेकिन ज़ीरो कैसे बनाएंगे, जस्ट रो ऑपरेशन लगाना है, हमने इसमें कोई भी कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, किसी भी कॉलम को चेंज नहीं करेंगे, जस्ट रो को चेंज कर सकते हैं। रो की एडिशन कर सकते हैं, रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो की सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी कॉलम का ऑपरेशन यूज़ नहीं होगा। ये जस्ट एक एग्जांपल ली हुई है कि हमने पहले एक सिंपल मैट्रिक्स ली, अगर कहा जाता है कि इसको रो में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो हमारे पास ये फर्स्ट डिजिट होता है इसके नीचे हमने ज़ीरो बनाने होते हैं, यानी यहाँ पे हमने 2 ज़ीरो बनाए, और देन फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 और देन सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1, फिर उसके नीचे हमने ज़ीरो बनाने होते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है हमारे पास कि मैट्रिक्स हमेशा सेम आर्डर की हो, ये हमारे पास 4/3 आर्डर की भी आ सकती है, 3/4, 5/4 किसी आर्डर की भी आ सकती है मैट्रिक्स। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आर्डर सेम हो, लेकिन हमने क्या करना होता है, हमने एक सीक्वेंस से जाना होता है। सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, उसके नीचे सारे ज़ीरो, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, फिर उसके नीचे सारे ज़ीरो, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, हमने उसको 1 बनाना होता है। 1 हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे ईजी हो जाए, आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम बताएंगे कि हम 1 क्यों बनाते हैं, और देन हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन जस्ट हमने रो, इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम किसी मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन लगाते हैं तो हम उसकी लेफ़्ट साइड पे हम साथ में आर लिखना शुरू कर देते हैं। अगर हम इस तरह कॉलम मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं, कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, तो कॉलम ऑपरेशन में हम यही करते हैं कि मैट्रिक्स से अबव जो एलिमेंट्स होते हैं ना, यानी इसी के इन्वर्स, इसी के ऑपोजिट साइड अगर हम देखते हैं तो हम उसको ज़ीरो बना लेते हैं। हम नीचे वाले भी ज़ीरो बना सकते हैं कॉलम में, वो मुश्किल नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, हम इसको इसके साथ ऑपरेट करके ज़ीरो बना सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो हम यूज़ कर रहे होते हैं कॉलम और रो, हम रो में क्या करते हैं, डायगोनल से नीचे वालों को ज़ीरो बनाते हैं, और कॉलम में क्या करते हैं, डायगोनल से ऊपर जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं हम उनको ज़ीरो बनाते हैं। और इन दोनों ऑपरेशन को यूज़ करके हम एक और ऑपरेशन बनाते हैं, एक्चुअल फॉर्म एक होती है हमारे पास जो BSc के थर्ड चैप्टर में यूज़ होती है। तो सेम इसी तरह आगे हम एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पे 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम, यानी कि 3/4 का हमारे पास यहाँ पे आर्डर आ गया है। तो हमने इसके ऊपर जस्ट सॉल्व करना है रो ऑपरेशन से। तो रो ऑपरेशन के लिए हमने सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया है 0, लेकिन हमने यहाँ पे 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ये किया कि रो 2 और रो 3 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लिया। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या होता है, जिस रो को हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है हम उसको पहले लिखते हैं R3, हमने R2 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो हमने -R2 लिख दिया। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 - 2, 3 - 1, 2 -4, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और ये -1 था तो आगे -3 आएगा तो -4 बन जाएगा। और देन हमारे पास अब ये 2 आ गया, हमने रो को इंटरचेंज कर लिया। यहाँ पर भी हमने सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, यानी कि रो ऑपरेशन लगा के जितने डिजिट्स को ज़ीरो बना सकते हैं ना हम वो बनाते हैं।
ताकि हमारे पास वो इजीली इक्वेशन सॉल्व हो जाए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, R2 माइनस R1 कर लिया, क्योंकि R2 में क्या था, 1 था और R1 में भी 1 था, यानी कि दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये सॉल्व आउट हो सकता है। और सेम इसी मेथड से हमने क्या किया, R3 माइनस 2R1, यानी कि R3 के ऊपर हमने R1 को सॉल्व आउट किया, यानी कि R1 को यूज़ करके पहले हमने R2 में भी ज़ीरो बनाया और देन R3 में भी ज़ीरो बनाया है। ज़ीरो बनाने के बाद हमने क्या कर लिया कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास देखें यहाँ पे 2 था, तो हमने इसको इंटरचेंज कर लिया। इंटरचेंज इसलिए किया है क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट डिजिट्स को नॉन ज़ीरो बनाना होता है, ज़ीरो के अलावा लेके आना होता है। अगर यहाँ पे हमारे पास ये ज़ीरो बन जाए तो हमारे पास ना हमारे पास ये रो ऑपरेशन रहेगा ना कॉलम ऑपरेशन रहेगा। तो उसके लिए यहाँ पर हमने पहले नॉन ज़ीरो, अब नॉन ज़ीरो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ज़ीरो के अलावा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमारे पास जब हमने इसको इंटरचेंज किया तो सेकंड रो यहाँ पे हमने इसको 1/2 से डिवाइड भी कर लिया। यहाँ पे करें या ना करें ये ज़रूरी नहीं है, ये कोई लाजमी शर्त नहीं है, हम ये करते हैं ताकि हमें इजीली कोई इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अब इसके नीचे पहले ज़ीरो बने हुए, तो यहाँ पे आप इसको 1 बनाएं या ना बनाएं वो इससे मैटर नहीं करता। हमने इसको इंटरचेंज किया तो यहाँ पे देखें कि सेकंड रो का सेकंड डिजिट हमारे पास नॉन ज़ीरो है, ये पहली कंडीशन हो गई जो हमारे पास कंडीशन होती है। और देन थर्ड रो में आए तो हमारे पास देखें कि थर्ड रो पहले सारी की सारी ज़ीरो है, तो यहाँ पे हम किसी को 1 बना ही नहीं सकते, तो यहीं पर हमारे पास ये इक्वेशन सॉल्व आउट हो जाती है। बस हमने यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाया, इसको जितना सॉल्व कर सकते थे सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं कि हम रो और कॉलम ऑपरेशन लगाते क्यों हैं। वो तो था जस्ट हमने लगा के सॉल्व कर दिया, लेकिन सॉल्व करने का फ़ायदा क्या हमारे पास, तो हम वो देखेंगे। हमारे पास अगर हमारे पास 2 इक्वेशन दी जाती हैं तो हम उनको आपस में रिप्लेस या प्लेस आउट करके हम उनको आपस में सॉल्व आउट कर लेते हैं, यानी कि एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करके हम किसी भी वेरिएबल का आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा आ जाएँ, 3 आ जाएँ, 4 आ जाएँ, 5, 6, 7, 8 इक्वेशन आ जाएँ हमारे पास और वेरिएबल ज़्यादा आ जाएँ, तब हमारे पास ये मैट्रिक्स यूज़ होती है। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स लिखते हैं, जहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स के अंदर उसकी राइट हैंड साइड भी साथ में लिख ली है, तो इसे कहते हैं एगमेंटेड मैट्रिक्स। एगमेंटेड मैट्रिक्स हम क्या करते हैं कि इससे हम इजीली एक्स, वाई और जी के आंसर निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन के दिए इसको सॉल्व करेंगे और इसके आंसर निकालेंगे। वो आप देखेंगे कैसे। हमने एक इक्वेशन ले ली, हमारे पास ये आ गई जो कि हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख ली है। मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के बाद फर्स्ट स्टेप कि हमने क्या करना होता है, हमने फर्स्ट डिजिट्स को 1 बनाना होता है। लेकिन हम अब ये भी कर सकते हैं कि इस रो को 1/2 से डिवाइड कर लें, तो यहाँ पर हमारे पास 1 तो आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको 1/2 से डिवाइड करते हैं तो बाकी डिजिट फिर फ्रैक्शन में आ जाएंगे, फिर उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन डिफ़िकल्ट हो जाएगी। हम उसके लिए फिर क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कोई ऐसी 2 रो जिनको सॉल्व आउट करके हम 1 बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 था और यहाँ पर हमारे पास क्या था, 2 है। तो अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 7 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास 1 आ सकता है। तो हम यही करेंगे। हमने क्या किया कि R3 माइनस 3R1, यानी कि R1 को मल्टीप्लाई किया 3 से और देन R3 में से हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसलिए मैंने हर स्टेप साथ में ये लिखा हुआ है कि हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम इसको सॉल्व आउट कैसे करें, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सॉरी। तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1। तो ये हमारे पास 1 बन गया। अब 1 को हमने क्या यहाँ पे लेके आना होता है रो 1 में। हम जस्ट यहाँ पे रो देखें, रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, कोई कॉलम नहीं यूज़ किया, रो अभी तक हमने यूज़ किया है। रो को हमने आपस में इंटरचेंज कर लिया, तो रो 1 और रो 3 को आपस में इंटरचेंज कर लिया। तो R1 हमारे पास अब क्या आ गया, 1 माइनस 8 माइनस 9 माइनस 9। अब हमने फर्स्ट काम जो करना होता है, फर्स्ट रो के फर्स्ट डिजिट के नीचे सारे के सारे ज़ीरो बनाने होते हैं। तो हमने इसके नीचे हमने क्या कर लिया, ज़ीरो का सारे के सारे ज़ीरो बना लिया। ज़ीरो कैसे बना लिया, यहाँ पे 4 था तो हमने -4 का रो 1 से मल्टीप्लाई कर लिया और देन यहाँ पे 2 था तो -2, यानी कि हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ से फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई, ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। अब देखिए हमने क्या करना है, अगेन
फर्स्ट हमारी ये बन गई 0, अब हमने सेकंड की तरफ आना है, यहाँ पे हमने 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि 27 से इसको डिवाइड कर दे, लेकिन फिर फ्रैक्शन में आएगी तो डिफ़िकल्ट होगी। हम क्या करेंगे, R3 में देखें 13 है, तो इसके करीब करीब 26 हम इसको बना सकते हैं। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें एडिशन कर दें तो हमारे पास ये -1 बन सकता है। तो हम यही करेंगे कि R2 में हमने 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया R3 को, और देन 2 में एडिशन कर दी, तो हमारे पास ये बन जाएगा -1 -10 84। हम जस्ट इस डिजिट्स पे नहीं, सारे डिजिट्स पे ऑपरेशन लगाते हैं और साथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते रहते हैं। और देन हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास -1 आ गया। आप इसको -1 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं और 1 बना के, हमने इसको 1 बना लिया है, आंसर आपका चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम 1 बनाने के लिए क्या करेंगे कि माइनस को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया R2 के साथ, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे -R2, ये 1 वाला नहीं लिखेंगे। और देन यहाँ पे 1 बन गया। अब हमने क्या करना होता है, इसके नीचे हमने क्या बनाना होता है, 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, 13, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 1 है, -13 हमें चाहिए यहाँ पे इसको 0 बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन R2 को पहले 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही हमने साथ में इधर लिख लेना है, -13 R2। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये 0 बन गया। 0 बनने के बाद हमने क्या करना होता है, थर्ड रो की तरफ आना होता है। यहाँ पे हमने 1 बनाना होता है। अब यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स कंप्लीट हो रही है, 3/3 की थी, तो तीसरी रो में हम पहुँच गए। अब यहाँ पर अगर हमने 1 बनाते हैं या नहीं बनाते उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसके आंसर निकालेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए हमारे पास क्या है, हमने जो फर्स्ट यहाँ पे लिखा था वो x के थे, सेकंड y का था, थर्ड z का था। तो हमारे पास इसके साथ z लिखेंगे और हमारे पास आ जाएगा -116 इक्वल टू 1114। तो हमारे पास ये यहाँ से z का आंसर निकालेंगे। z का आंसर निकाल के हम इस इक्वेशन में सेकंड वाली यहाँ से इक्वेशन बना लिया, तो हम इसमें पुट करेंगे। इसमें पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, थर्ड वाली यहाँ पे x और y पुट करेंगे, यहाँ से इसका आंसर निकाल लेंगे। जस्ट रो ऑपरेशन हमारे पास इसके लिए फाइंड होता है कि हम किसी वैल्यू, किसी वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन के आंसर निकाल सकें, बल्कि हम रो ऑपरेशन से किसी का इन्वर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो उसके लिए हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है। तो हमने क्या करना है कि रो ऑपरेशन लगाने, मेथड में वही करना है कि रो ऑपरेशन लगाना है। रो ऑपरेशन लगा के हम क्या करेंगे कि सारे के सारे वहाँ पे पहले फर्स्ट डिजिट्स के नीचे 0 और देन सेकंड रो के फर्स्ट डिजिट के नीचे 0 बनाने होते हैं। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले फर्स्ट डिजिट के नीचे 2 0 बनाने होते हैं, यानी कि जितने भी उसके नीचे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 3/3 का जो हमने 2 0 यानी 2 डिजिट्स हैं, तो दोनों को 0 बनाना है। तो यहाँ पे 1 है तो हमें R2 - R1 की है, और देन 5 है तो हमने फिर क्या किया, R3 - 5R1। इसको सॉल्व आउट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। और देन हमें क्या करना होता है, सेकंड के नीचे 0 बनाने होते हैं। लेकिन जब यहाँ पे हमने अब 0 बना रहे हैं तो यहाँ पे दोनों 0 बन गए, यानी कि एक डिजिट 0 नहीं बना। यहाँ पे -4 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 0 बन गया -4 के साथ, तो ये 4 12 के साथ यहाँ पे 0 बन गया, यानी कि R3 - 3 R2 किया हमने। 0 के साथ कर यहाँ पे तो फ़र्क फर्स्ट डिजिट में नहीं पड़ेगा, सेकंड 0 बन गया, ये हमें थर्ड भी 0 बन गया। अगर तो हमारे पास ये 0 ना बनते, यानी कि यहाँ पे लास्ट पे कोई ना कोई डिजिट्स रह जाता, तो इसका मतलब ये था कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास मैट्रिक्स ही वो चेंज हो गई है, 3/3 की वो लास्ट रो सारी की सारी 0 बन गई है। यहाँ पे ये सारी के सारी 0 नहीं बननी चाहिए थी। अगर ये सारी के सारी 0 बन गई है तो इसका मतलब है कि हमारे पास इन्वर्स भी इसका एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने रो ऑपरेशन में देखा कि हम रो ऑपरेशन करते हैं किस तरह है, कॉलम ऑपरेशन का भी सेम यही मेथड है, सेम यही रूल है हमारे पास। लेकिन
यहाँ पे हम रो को यूज़ कर रहे होते हैं, उस कॉलम में कॉलम को यूज़ कर रहे होते हैं। हमने एक सारी चीज़ को एक्सप्लेन किया है, सेकंड वाली सेम यही है, जैसे वो हमने एग्जांपल सॉल्व किया है, आप उसी को कॉलम के साथ सॉल्व कर देखें, आंसर यही आएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे आने वाली मज़ीद वीडियो के साथ आप अपडेट रहें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट्स में करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन है उसे कमेंट में करें, हम उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।